मैं शिवांगी शुक्ला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ साझा संसार की ओर से हमारे तीसरे चरण में, जो कि है नीदरलैंड्स एक परिचय। नीदरलैंड्स के शहरों की विशेषताएं, उनका परिचय लेकर हमारे साथी जुड़ रहे हैं। मैं एक एक कर उन्हें मंच पर बुलाऊंगी और हम जानेंगे उनके शहर की विशेषताएं। ऐसे में आपको बता दूं, नीदरलैंड्स यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यह उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा पर उत्तरी समुद्र स्थित है। पूर्व में हॉलैंड भी कहा जाता था। यहाँ की भाषा डच। ये तो मैंने आपको जानकारियां दी जो बहुत ही मूल जानकारियां हैं जिसके बारे में हम सभी को पता है। आइए मैं आपको लिए चलती हूँ नीदरलैंड्स के अंदर शहरों में। हमारे एक एक प्रस्तुति अपने अपने शहर की विशेषताओं से हमें अवगत कराएगी। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ती हूँ और सबसे पहले बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मानसी मोहरील जी को मंच पर अपने शहर दी हेग डेन हैग की प्रस्तुति लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी सक्देव। मैं नीदरलैंड्स के दी हेग शहर में रहती हूँ और आज नीदरलैंड्स के बारे में जो बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उस बारे में आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। नीदरलैंड्स फूलों का शहर। वैसे तो मैं यहाँ आई थी मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे काम के लिए, लेकिन यहाँ की संस्कृति ने, यहाँ के लोगों ने मुझे हमेशा इस जगह से जोड़े रखा। हम प्रवासी भारतीयों की एक बहुत अच्छी बात है कि हम किसी भी देश में जाए, वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के लोगों से हम बिल्कुल अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। नीदरलैंड्स के बारे में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर जब मैं आई थी तब यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की सादगी को देख कर ही मुझे एक अपनापन महसूस हुआ। हमें हमेशा एक प्रश्न रहता है कि राजनीतिक लोग हो या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर राजा रानी हो, वो कैसा जीवन व्यतीत करते होंगे। तो नीदरलैंड्स में इस बात का एक ही जवाब है, बिल्कुल हमारे जैसा। जी, जैसे नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री, हमेशा लोग उन्हें अपने साइकिल पे दफ्तर जाते हुए देखते हैं। काफ़ी बार तो मैंने भी देखा है। तो वो सुबह सुबह तैयार होकर, सूट बूट पहनकर, अपना बैग लेकर साइकिल पे अपने दफ्तर जाना पसंद करते हैं। सिटी सेंटर में एक फ्लैट में वो वहाँ पर रहते हैं और वहाँ से उनका दफ्तर काफ़ी नज़दीक है, तो वो साइकिल से ही जाना पसंद करते हैं। जब सिग्नल पर आजू बाजू में लोग मिल जाते हैं तो उनका अभिवादन करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। और आजकल तो भाई सेल्फी का ज़माना है, तो सबके साथ बेझिझक होकर सेल्फी निकालते हैं और अपने दफ्तर चले जाते हैं। जब उन्हें देखते हैं तो पता चलता है कि ये सादगी नीदरलैंड्स के लोगों में कहाँ से आती होगी, क्योंकि अगर हमारा प्रतिनिधि ही इतना सादगी भरा जीवन जीता है तो लोगों में ये प्रेरणा तो आनी ही है। और यहाँ के राजा रानी, उनका भी जीवन उतना ही सादगी भरा है। 2013 में जब नए राजा का चयन हुआ, जब वो जनता के सामने आए, तो एक नया दौर भी शुरू हुआ। नीदरलैंड्स के राजा और रानी दोनों काफ़ी सादा जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। राजा का जन्मदिन भी वो अपनी प्रजा के साथ ही मनाना पसंद करते हैं। अब यहाँ मैं कह रही हूँ राजा और प्रजा, लेकिन ये बात वो नहीं मानते। नीदरलैंड्स की रानी, जो एक सामान्य माताओं की तरह अपने बच्चियों के स्कूल में काफ़ी हद तक अपना योगदान देती है। यहाँ पर एक प्रथा है कि स्कूलों में जो अभिभावक होते हैं वो बच्चों की तरफ से स्कूल में अगर कुछ कार्यक्रम हो तो वहाँ पर अपना योगदान देते हैं। रानी मैक्सिमा भी ये काम उतना ही सिंपल तरीके से, उतनी ही सादगी से करती है। बच्चियों के स्कूल में वो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब भी शिक्षकों के साथ मिलने की बारी होती है तो वो एक सामान्य अभिभावकों की तरह ही वहाँ जाते हैं। जब भी कोई उन्हें राजा या रानी ऐसे संबोधन करता है तो वो कहते हैं कि नहीं, आज हम अपने बच्चों के माता पिता की हैसियत से ही यहाँ पर आए हैं। और यही शिक्षा वो अपनी बच्चियों को भी देती है। यहाँ के राजा की 3 बेटियां हैं और तीनों सरकारी स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई करने के लिए जाती है। और स्कूल के बाद वो अपनी रुचियों में
वो अपनी रुचियों के बारे में भी वो काफ़ी विचार करते हैं। वो बाहर जाते हैं, अपनी खेल कूद की रुचि हो या फिर संगीत की रुचि हो, वो उन सब में भी उतने अच्छे तरीके से हिस्सा लेते हैं और बाकी बच्चों की तरह ही अपना जीवन भी बड़े मस्ती से व्यतीत करते हैं। अर्थात उनको जो कुछ राजनीतिक बातें हैं उनका संयम उन्हें रखना पड़ता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो सामान्य जनता की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब हमारे देश में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही इतना सादगी भरा जीवन जीते हो, तो सामान्य जनता में भी ये बात तो आनी ही है। वैसे तो बात करने में यहाँ के लोग काफ़ी स्पष्ट वक्ता हैं, लेकिन जब भी उनके साथ आप पहली बार बात करोगे तो ये सादगी हमेशा उनकी बातों में, उनके जीवन में आपको दिखाई देगी। यही बात है जो मुझे नीदरलैंड से अब तक जोड़ कर रख रही है, आपको भी जोड़ कर रखेगी। धन्यवाद। धन्यवाद मानसी जी। वाकई मैं ये अनुभव कर चुकी हूँ, ये एहसास कर चुकी हूँ नेदरलैंड्स में रहकर कितना सहज जीवन व्यापन है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे बीच आ रही है जयिता दत्ता जी। जयिता दत्ता जी अजमेर में रहती हैं और अजमेर के बारे में हमें जानकारियां देंगी। जयिता जी, आपका मंच पर स्वागत है। अजमेर नेदरलैंड्स के फ्लेवोलैंड प्रांत पर एक आधुनिकतम और नियोजित शहर है। इस शहर की अपनी नगर पालिका भी है। अजमेर के नगर पालिका में 6 आधिकारिक क्षेत्र शामिल है। ये अजमेर के जिले हैं। अजमेर एम्स्टर्डम मेट्रोपॉलिटन एरिया का भी हिस्सा है। ये शहर एक बहुसांस्कृतिक स्थान है। कई अलग अलग देशों के लोगों ने यहाँ पे आकर अपना घर बसा लिया है। नेदरलैंड्स एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इस छोटे से देश की जनसंख्या का घनत्व अधिक है। अजमेर समुंदर से उठा हुआ शहर है। करीब 70 साल पहले अजमेर के स्थान पर समुंदर हुआ करता था। 1976 में डच सरकार ने समुंदर के पानी को पीछे ढकेलकर भूमि को पुनः प्राप्त किया। इस तरह से नेदरलैंड्स देश का आकार भी बढ़ गया। ये शहर 70 के दशक में बनाया गया। अब ये शहर कई आधुनिक और अभिनव वास्तुशिल्प हाइलाइट्स के साथ एक विशाल क्षेत्र बन गया है। जैसे कि आपको पहले बताया है, अजमेर नेदरलैंड्स का सबसे नया शहर है। यहाँ का पहला घर 1976 में बनकर तैयार हो गया था। इसी तरह नए निर्माण के साथ 1984 में अजमेर एक नगर पालिका बन गया। पहले अजमेर में भूमि का मूल उद्देश्य था कृषि, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एम्स्टर्डम में तेजी से बढ़ती आबादी के लिए आवास की जरूरत थी। इसलिए 2 कस्बों को विकसित करने की योजना बनाई गई। पूर्वी फ्लेवोलैंड का शहर बन गया लेलिस्ताद और पश्चिमी भाग को अजमेर कहा जाता है। अजमेर के 2 प्रसिद्ध फुटबॉल टीम है, अजमेर सिटी एफसी और अजमेर फुटबॉल टीम फ्लेवो फैंटम। इस शहर में कई खेल केंद्र और जल खेल सुविधाएं हैं। नेदरलैंड्स के अन्य शहरों के भांति अजमेर की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इस शहर में साइकिल और बसों के लिए अलग लेन्स है। 1987 से अजमेर राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली से जुड़ गया। अजमेर और आसपास के इलाके एक आर्किटेक्ट के सपने जैसा है। कल्पना कीजिए कि एक पूरी तरह से नए परिदृश्य और शहर को डिजाइन करने का अवसर दिया जा रहा है। अजमेर की पहचान इसकी बहुसांस्कृतिक वातावरण, प्रकृति के प्रति इसकी निकटता और इसकी आधुनिकता है। जयिता जी, मंच पर अजमेर के बारे में इन रोचक जानकारियों के साथ प्रस्तुति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ती हूँ हमारी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे बीच आ रहे हैं संतोष कुमार जी, जो कि जानकारी ला रहे हैं डेल्फ्ट शहर की।
डेल्फ शहर में यूनिवर्सिटी है, ये तो पता है। देखते हैं और क्या क्या खूबसूरती है डेल्फ शहर की। आइए संतोष जी, आपका मंच पर स्वागत है। असमंजस और सामंजस की उहापोह में यूं ही गुजर गए वो साल, ना लिखित ना निहित, यूं ही व्यथित कैसे गुजर गए वो साल। सोचो तो अचरज होता है, कैसे बदल गए वो हाल। कल और आज में मानो फासला ही नहीं, न जाने किधर गए वो साल, न जाने किधर गए वो साल। नमस्कार, मैं संतोष कुमार डेल्फ टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूँ। मेरी रचना डेल्फ शहर पर आधारित है, जिसका शीर्षक है डेल्फ भारत से बाहर मेरा पहला कदम। अंतर्मुखी प्रतिभा होने के कारण मैं ज़्यादातर समय मेरे अल्प ज्ञान को आत्मसात करने और चिंतन करने में ही चला जाता है। मैं पहली बार भारत से नीदरलैंड आया तब मेरा पहला विदेशी आवास बना डेल्फ। स्कीपोल एयरपोर्ट से लगभग 40 मिनट की दूरी पर स्थित डेल्फ शहर, जहां मेरा लगभग 5 साल गुजर गया। मेरी नज़र में डेल्फ शहर एक अपनी पुरातन और नवीनतम धरोहर के समागम के लिए जाना जाना चाहिए। एक ऐसा शहर जो न सिर्फ अपनी पुरानी धरोहर को संजोया है, बल्कि तकनीकी विकास और आयामों से अपनी खूबसूरती को अनूठे तरीके से निखारा भी है। लगभग 1 लाख से अधिक आवास वाले द हेग और रोटरडैम के बीच बसा डेल्फ शहर अपने संस्कृति और कला एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का गढ़ माना जाता है। वैसे तो बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें डेल्फ में मौजूद हैं, जो कि डेल्फ की इतिहास की गाथा सुनाती है, अपितु 16वीं शताब्दी में डेल्फ में जन्मे ह्यूगो गोर्टियस और पेंटर यान वमीर, जिनकी पेंटिंग द गर्ल विद ए पर्ल इयररिंग, जिसे मोनालिसा ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, डेल्फ इतिहास की 2 मूल स्तंभ हैं। डेल्फ ब्लू सिरामिक, पोर्सलिन, ब्लू एंड वाइट पोर्ट्री कला के क्षेत्र में एक ऐसा स्तंभ की कहानी है, जो कि नीदरलैंड के स्वाभिमान और स्वदेशी अभियान की पृष्ठभूमि है, जो किसी भी देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। वैसे तो डेल्फ में बहुत सारे छोटे बड़े चर्च हैं, पर डेल्फ सिटी सेंटर के बीचों बीच बना पुराना चर्च शहर के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ साप्ताहिक बाजार और चहल पहल के बीच आप बिना बोर हुए घंटों गुजार सकते हैं। क्रिसमस और 1 जनवरी की रात्रि में इस जगह की शोभा देखते ही बनती है। डेल्फ को नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी का हर्ट कहना गलत नहीं होगा। यहाँ स्थित टेक्निकल यूनिवर्सिटी डेल्फ, नॉलेज इंस्टीट्यूट TNO की विभिन्न शाखाएं, डेल्टा रेस और यूनेस्को IHE डेल्फ उन उत्कृष्ट संस्थानों में हैं जो विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्थान रखते हैं। परिभ्रमण के हिसाब से डेल्फ में अनेकों स्थान मौजूद हैं, जिनके मनोरम दृश्य आपको घंटों गुजारने पर मजबूर कर सकते हैं, जिनमें रॉयल डेल्फ, न्यू चर्च, ओल्ड हिस्टोरिक चर्च, प्रिंसेस कोर्ट,
Prinsenhof Museum, Delft City Hall, Lambert van Myrten Museum, Old Canal, the Eastern Gate, Odoport, Museum Pearl, Tart van Ilven, Science Center, वाल्मीर सेंटर, द रोज विंडमिल और डेल्फ बोटेनिकल गार्डन प्रमुख संस्थान हैं। हृदय के उद्गार को व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। कुछ मूल बिंदु जैसे नहरों का जाल, सड़कों और यातायात की सुव्यवस्था, शहर में भवनों की सुंदरतम और मौसम के साथ सुंदरता में निखार, हिमपात और डेल्फ का मनोरम दृश्य और बहुत से पहलू अभी बाकी हैं जो कुछ भी मैंने व्यक्त किया वह भी शायद समय सीमा की प्रतिबद्धता के कारण कुछ मूल बिंदु ही स्पर्श कर पाया। आशा करता हूं डेल्फ की यह गाथा आपको पसंद आई होगी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेल्फ्ट के बारे में कुछ जानकारियां तो थी, जैसे वहां यूनिवर्सिटी है, काफी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यह और भी काफी सारी जानकारियां आपसे जानने को मिली। संतोष जी, आपका धन्यवाद। एक बार फिर से हमारी अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एक बहुत ही प्राचीन शहर के बारे में, हार्लेम। उसका सेंटर बहुत खूबसूरत है, मैं वहां रह चुकी हूँ और नदी बहती है, नहरें बहती हैं, आसपास लोग चाय पीते हैं, कॉफियों की चुस्कियां लेते हैं, रहते हैं, निवास है उनका। तो आइए जानते हैं इस हार्लेम की खूबसूरती के बारे में और इस शहर के बारे में हमारे एक साहित्यकार साथी के द्वारा। सुशांत जैन जी, सुशांत जैन, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम सुशांत जैन है। मैं ऋषभदेव, जिला उदयपुर, राजस्थान का मूल निवासी हूँ और पिछले 4 सालों से नीदरलैंड्स के हार्लेम शहर में रहता हूँ। तो प्रस्तुत है हार्लेम शहर का संक्षिप्त इतिहास। हार्लेम उत्तरी हॉलैंड में स्पार्ने नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है, जिसकी आबादी लगभग 1.5 लाख है। यह एम्स्टर्डम से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्य युग के अंत में हार्लेम एक बड़ा कपड़ा उद्योग, शिपयार्ड और बियर ब्रूरीज के साथ एक समृद्ध शहर था। हार्लेम का सबसे पुराना उल्लेख 10वीं शताब्दी का है। यह नाम संभवतः हार्लो हेम से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जंगल के टीले पर घर। 23 नवंबर 1245 में काउंट विलियम द्वितीय ने हार्लेम को शहर के अधिकार प्रदान किए। और एक रोचक तथ्य है कि आज के महत्वपूर्ण शहर एम्स्टर्डम और रोटरडैम से भी लगभग 100 साल पहले 1270 में शहर के चारों ओर एक रक्षात्मक दीवार बनाई गई थी। सबसे अधिक संभावना है कि यह लकड़ी के फाटकों वाली मिट्टी की दीवार थी। 14वीं शताब्दी में शहर का विस्तार हुआ और आसपास का क्षेत्र शहर का हिस्सा बन गया। विस्तारित शहर के लिए पुरानी सुरक्षा पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं साबित हुई और 14वीं शताब्दी के अंत में एक 16.5 मीटर ऊंची दीवार बनाई गई, जो शहर को घेरने वाली 15 मीटर चौड़ी नहर के साथ पूरी हुई। ग्रोट मार्केट, जो आज भी हार्लेम शहर का एक प्रमुख बाजार है, 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। शहर के सभी भवन लकड़ी के बने थे और जाहिर है आग एक बड़ा खतरा था। 1328 में लगभग पूरा शहर जल गया और पुनर्निर्माण में 150 से अधिक साल लग गए। 1347 में फिर बड़ी आग लगी। 1351 में तीसरी बड़ी आग लगी। पुराने शहर का आकार चौकोर था। यह प्राचीन यरूशलेम के आकार से प्रेरित था। हर आग के बाद जिस तरीके से वापस शहर को जल्दी बनाया गया, उस समय यह एक शहर की संपत्ति का संकेत था। 11 दिसंबर 1572 को स्पेनिश सेना ने हार्लेम को घेर लिया। शहर की सुरक्षा की कमान शहर के गवर्नर ने संभाली थी
और एक शक्तिशाली विधवा केनो सिमंस डोस्टर ने लगभग 300 अन्य महिलाओं के साथ मिलकर शहर की रक्षा करने में मदद की। इन्हें आज भी हीरो का दर्जा प्राप्त है और यहाँ की लोक कथाओं में इस घटना और इन लोगों का विशेष उल्लेख मिलता है। घेराबंदी से पहले 2 महीनों के दौरान स्थिति संतुलन में थी। स्पेनिश सेना शहर की दीवारों तक पहुंचने और उन्हें उड़ाने के लिए सुरंग खोद रही थी। हार्लेम की सेना उन्हें काउंटर करने के लिए सुरंग उड़ा रही थी, परंतु धीरे धीरे स्थिति खराब होती गई। धीरे धीरे हार्लेम शहर अन्य शहर से बिल्कुल तरीके से कट गया। ना कोई सामान आ सकता था, न जा सकता था। भूख बढ़ने लगी। अंत में स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि 27 मई को सबने कई स्पेनिश वफादार कैदियों को जेल में ले जाया गया, उनकी हत्या कर दी गई। स्पेनियों ने पहले युद्ध के अपने स्वयं के कैदियों को धोखा दे दिया था। जुलाई की शुरुआत में प्रिंस ऑफ ऑरेंज ने हार्लेम को मुक्त करने के लिए लिडेन के पास 5000 सैनिकों की एक सेना इकट्ठी की। हालांकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनके साथ जाने से रोक दिया गया और स्पेनिश सेना ने उन्हें मनपात में फंसा दिया, जहां वे निर्णायक रूप से हार गए। 13 जुलाई 1573 को 7 महीने की घेराबंदी के बाद शहर ने अंत में आत्मसमर्पण कर लिया। कई रक्षकों को मार डाला गया, कुछ स्पार्ने नदी में डूब गए थे। गवर्नर रिपर्डा और उनके लेफ्टिनेंट का सिर काट दिया गया। खैर, स्पेन से आजादी के बाद हार्लेम अपने स्वर्ण युग की तरफ बढ़ा। यहाँ का व्यापार 1800 ईस्वी तक अपने चरम पर था और यह शहर व्यापार का केंद्र था। 18वीं सदी में हार्लेम में गिरावट आई। व्यापार का केंद्र एम्स्टर्डम की ओर बढ़ गया। स्वर्ण युग ने व्यापारियों का एक बड़ा उच्च मध्यम वर्ग और धनी छोटे व्यापार मालिकों का निर्माण किया था। एम्स्टर्डम और हार्लेम के बीच ट्रेक शूट कनेक्शन की विश्वसनीयता का लाभ उठाते हुए कई लोगों के पास एम्स्टर्डम में एक व्यावसायिक पता था और हार्लेम में वीकेंड या ग्रीष्मकालीन घर था। हार्लेम अधिक से अधिक एक शयन कक्ष समुदाय बन गया। कपड़ा उद्योग, जो हमेशा हार्लेम की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में खराब स्थिति में था। मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और इंग्लैंड में पहले से उपयोग में आने वाले भाप इंजनों पर आधारित एक क्रांति हुई, जिसको हम उद्योग क्रांति भी बोलते हैं। उसके कारण हार्लेम के उद्योग धीरे धीरे नष्ट होते गए। एक बहुत बड़ा झटका था हार्लेम के उद्योगों के लिए। 1815 में शहर की आबादी लगभग 17,000 थी, जिनमें से एक बड़ा प्रतिशत गरीब था। उस वर्ष यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स की नींव ने कई लोगों को आशा दी, जो मानते थे कि एक नई सरकार के तहत अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और कपड़ा उद्योग जैसे निर्यात उन्मुख आर्थिक गतिविधियां ठीक हो जाएगी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में रक्षा दीवारों ने अपना कार्य खो दिया था और वास्तुकार जोचर जूनियर ने पूर्व रक्षा रेखा के स्थान पर एक पार्क की योजना बनाई थी। शहर की दीवारों और फाटकों को ध्वस्त कर दिया गया और श्रमिकों के घरों और कारखानों के निर्माण के लिए ईंटों का पुनः उपयोग किया गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हार्लेम उत्तरी हॉलैंड प्रांत की प्रांतीय राजधानी बन गई। 19वीं सदी के मध्य में शहर की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार होने लगा। नए कारखाने खोले गए और हार्लेम में थॉमस विल्सन, गिलाउ जीन पोलमैन जैसी कई बड़ी औद्योगिक कंपनियों की स्थापना की गई और आज उनकी बदौलत फिर से एक बार हार्लेम एक अत्यंत समृद्ध शहर है। धन्यवाद। धन्यवाद सुशांत, आपने 2 यादें ताजा कर दी। हार्लेम बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही प्राचीन है और अपने आप में एक इतिहास लिए हुए है। आपने बहुत ही खूबसूरती से इसे दर्शाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं हम अपनी अगली प्रस्तुति की ओर, जो कि आ रही है लुआडन शहर से। लुआडन शहर में रह रहे इंद्रेश जी हमारे बीच लेकर आ रहे हैं काफी रोचक जानकारियां। इंद्रेश जी, आपका मंच पर स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रेश कुमार है। मैं नीदरलैंड के ल्यूवार्डन शहर में रहता हूँ। नीदरलैंड के उत्तरी भाग में स्थित प्रांत का नाम फ्रिसलैंड है, जिसकी भाषा फ्रिस्क या फिर फ्रीजियन है, और फ्रिसलैंड की राजधानी ल्यूवार्डन है, जहाँ पे मैं रहता हूँ।
लिवार्डन को सन 2018 में यूरोपियन कल्चरल कैपिटल, यूरोपियन सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना था। यह बहुत ही हरा भरा प्रदेश है। पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है, जिसके कारण यहाँ पर चारा वाह के लिए बड़े बड़े घास के मैदान दिखते हैं। फ्रीशियन गाय और फ्रीशियन घोड़े विश्व प्रसिद्ध हैं। फ्रीशियन घोड़े अपनी ताकत और संतुलन के लिए जाने जाते हैं। प्राचीन काल में इन्हें युद्ध के घोड़े नाम से विख्यात थे और इनकी मांग पूरे यूरोप और मध्य पूर्व तक थी। वर्तमान में फ्रीशियन घोड़े ओलंपिक खेलों और घुड़सवारी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। फ्रीशियन गाय तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। फ्रीशियन गाय आकार में विशालकाय होती है। इनका वजन करीब 650 किलोग्राम होता है और इनका रंग सफेद भूमि पर काले धब्बे युक्त होता है और यह प्रतिदिन करीब 45 लीटर से ज्यादा दूध देती है औसतन। यहाँ पर बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, गाय के बड़े बड़े फार्म हैं। प्रांत में लगभग गौशालाओं की संख्या 2500 से ज्यादा है, जिनमें लगभग 3 लाख गायें पाली जाती है, जिससे यह प्रांत दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। इस प्रांत में कई बहु अंतरराष्ट्रीय कंपनी स्थित हैं, जो दुग्ध से जनित पदार्थ जैसे दही, बटर, मक्खन, चीज इत्यादि बनाकर निर्यात करती हैं। कहा जाता है दशकों पहले फ्रीसलैंड में गायों की संख्या यहाँ पर रहने वाले लोगों से कई गुना हुआ करती थी। राज्य के विकास में गाय के योगदान को याद रखने के लिए फ्रीसलैंड की राजधानी लिवार्डन के मुख्य चौराहे पर गाय की एक मूर्ति लगाई गई है और उसके नीचे फ्रिस्क भाषा में लिखा गया वाक्य अस मैम, जिसका शाब्दिक ही नहीं अपितु भावार्थ भी हमारी माँ है। यहाँ के लोगों का मानना है कि राज्य की आर्थिक ताकत यहाँ पर गाय के दूध और उससे बनी हुई वस्तुओं के कारण है, जिस वजह से यहाँ के लोगों ने भी गाय को माँ का दर्जा दिया है। फ्रीसलैंड प्रांत में 11 प्रमुख शहर हैं, जिन्हें एल्फ्स्टेंडन या 11 शहरों के नाम से जाना जाता है। सारे शहर आपस में नहरों द्वारा जुड़े हुए हैं, जिनकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। यहाँ का प्रमुख खेल आइस स्केटिंग है। आइस स्केटिंग की लोकप्रियता और खिलाड़ियों की लगन से नीदरलैंड आइस स्केटिंग में विश्व कप प्रतियोगिता या सर्दियों के ओलंपिक में पदक तालिका में अग्रणी स्थान रखता है। दशकों में जब कभी ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और नहरों का पानी मोटी बर्फ की तरह जम जाता है, तो नहरों पर आइस स्केटिंग की प्रतियोगिता की जाती है, जिसे एल्फ्स्टेंडन टॉट या 11 शहरों की भ्रमण प्रतियोगिता नाम से जाना जाता है। पिछली बार यह प्रतियोगिता 1997 में हुई थी। हालांकि इस वर्ष फरवरी 2021 में ठंड बहुत ज्यादा थी और नहरों में जमी बर्फ प्रतियोगिता के बिल्कुल अनुरूप थी, परंतु कोरोना महामारी के चलते इनका आयोजन संभव न हो पाया, जिसके कारण जनमानस में काफी निराशा हुई। राज्य के हीरनफेन शहर में विश्व प्रसिद्ध कृत्रिम आइस स्केटिंग स्टेडियम है, जिसका नाम थिलफ है, जहां पर पूरे विश्व के खिलाड़ी सर्दियों के ओलंपिक के प्रशिक्षण हेतु आते हैं। यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है, जो अक्टूबर और नवंबर में संपन्न होगी और आज अगले साल जनवरी 2022 में आइस स्केटिंग का यूरोपियन चैंपियनशिप और मार्च 2022 में आइस स्केटिंग का विश्व कप आयोजित किया जाएगा। आप भी कभी आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही खूबसूरती से लिवार्डन शहर की व्याख्या की।
बहुत ही ऐसा लगा जैसे आपके साथ हम लुआडेन शहर में ही विचरण कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, हमारी अगली जानकारी जो आ रही है, अगली विशेषता जो आ रही है, वह एक ऐसे शहर या देश के बारे में है जो अब तो देश है लेकिन पहले नेदरलैंड्स का भाग हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं लक्जमबर्ग की। लक्जमबर्ग अब यूरोपीय देश है लेकिन ये पहले नीदरलैंड्स का भाग था। इसकी जानकारी हमारे बीच लिए आ रही है मनीष पांडे जी। मनीष पांडे जी, आपका मंच पर स्वागत है। लक्जमबर्ग या कहें ग्रैंड डची ऑफ लक्जमबर्ग पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम इसकी राजधानी यानी लक्जमबर्ग शहर के नाम पर है। यह देश पश्चिम और उत्तर में बेल्जियम से, पूर्व में जर्मनी से और दक्षिण में फ्रांस से घिरा हुआ है। इसकी कुल जनसंख्या मात्र 6.5 लाख है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में यह देश विश्व में दूसरे नंबर पर है। यूरोपीय संघ की 4 राजधानियां हैं, जिनमें से ब्रसेल्स को तो सभी जानते हैं, लेकिन फ्रैंकफर्ट और स्ट्रासबर्ग के साथ ही लक्जमबर्ग भी इसकी एक राजधानी है। यूरोपीय संघ का मुख्य न्यायालय भी लक्जमबर्ग में स्थापित है। लक्जमबर्ग मध्यकालीन युग में सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण देश रहा है। इसका निर्माण सन 1354 में लक्जमबर्ग किले के आसपास के क्षेत्र को मिलाकर के किया गया था। जैसे 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में सैकड़ों छोटे छोटे राज्य और रियासत थे, उसी प्रकार ही लक्जमबर्ग भी यूरोप का एक छोटा सा रियासत हुआ करता था। शायद आपको पता हो, 1814 और 15 में वियना में यूरोप के सभी राजनीतिक परिवारों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक को वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इसी बैठक में 16 प्रांतों को मिलाकर नेदरलैंड्स किंगडम की स्थापना की गई थी और विलियम अलेक्जेंडर प्रथम को उसका राजा बनाया गया था। लक्जमबर्ग उसका एक भाग था। इस डच राजधानी के अंतर्गत वर्तमान नेदरलैंड्स के साथ ही साथ बेल्जियम और जर्मनी के बिटबर्ग का भाग भी आता था। नेदरलैंड्स का भाग होते हुए भी लक्जमबर्ग इस भाषा को जर्मन भाषा की बोली मानने के कारण लक्जमबर्ग जर्मनी के संसद में एक प्रांत के रूप में भी माना जाता था, जिसके कारण विलियम अलेक्जेंडर प्रथम जर्मनी की राज्यसभा में एक स्थायी सांसद भी नियुक्त थे। लक्जमबर्ग के अलग देश बनने की कहानी भी बड़ी अजब है। जब 1890 में विलियम अलेक्जेंडर तृतीय की मृत्यु हुई, तब उनकी पहली संतान एक बेटी थी और जब उन्हें रानी बनाने का प्रस्ताव नेदरलैंड्स में आया, तब लक्जमबर्ग के राज्यसभा के सदस्यों ने एक महिला को अपना प्रधान मानने से मना कर दिया, जिसके कारण लक्जमबर्ग को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया। लक्जमबर्ग यूरोप के बहुत आधुनिक देशों में से एक है और इस देश का ध्येय वाक्य मीर वेल ब्लाइफ वट मीर ज़ाइन है, जिसका मतलब है हम आज जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन इस ध्येय वाक्य के अलग यहाँ के लोग अवसर का सही लाभ लेना जानते हैं। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस छोटे से देश का पहले बेनेलक्स और फिर यूरोपीय संगठन बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। यूरोपियन वीजा को शेंगन वीजा के नाम से जाना जाता है और यह शेंगन कुछ और नहीं बल्कि लक्जमबर्ग का एक छोटा सा गांव है जहां वह बैठक हुई थी। इसके साथ ही लक्जमबर्ग नाटो, यूरोपियन यूनियन और ओईसीडी जैसी संस्थाओं के भी संस्थापक सदस्यों में से है। लक्जमबर्ग में आधिकारिक रूप से 3 भाषाएं हैं, जिनमें लक्जमबर्गिस, फ्रेंच और जर्मन शामिल है। लक्जमबर्ग के लगभग आधे निवासी प्रवासी हैं, जिनमें अन्य यूरोपीय देशों के सहित विश्व के अन्य देशों के लोग भी शामिल हैं। लक्जमबर्ग दुनिया का पहला देश है जिसने स्थानीय यातायात के सभी साधनों को मुफ्त कर दिया है। यहाँ आने पर आपको ट्राम या बस में कोई टिकट लेनी नहीं होगी और ट्रेन में भी द्वितीय श्रेणी यात्रा पूरी तरह मुफ्त है। कभी आइए, इस छोटे से देश में आपका स्वागत है। वाकई मनीष जी, लक्जमबर्ग बहुत ही खूबसूरत देश है। अब तक वहां जा तो नहीं पाई हूँ, लेकिन जरूर आशा करती हूँ कि वहां जाऊं और वहां की खूबसूरती का अनुभव करूं।
आपने बहुत ही अच्छे से इसकी विशेषताओं के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो हमारा अगला शहर है रोटरडैम। अगली प्रस्तुति रोटरडैम शहर के लिए आ रही है। प्रियंका सिंह जी द्वारा ये प्रस्तुति दी जाएगी। मुझे रोटरडैम शहर के बारे में थोड़ा अंदाजा तो है, जैसे कि इसे 21वीं सदी का शहर कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में इस शहर में काफी नुकसान हुआ था, ये तहस नहस हो गया था। इसके बाद इसे फिर से निर्मित किया गया नए तरीके से। यहाँ कई सारी इमारतें हैं जो कि अलग अलग आकृतियों में बनी है। तो ये जानकारियां तो मुझे हैं, लेकिन अब और जानते हैं प्रियंका सिंह जी द्वारा रोटरडैम शहर के बारे में। प्रियंका जी, आपका मंच पर स्वागत है। विश्व रंग के मंच से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं प्रियंका सिंह रॉटरडैम नेदरलैंड से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही इस मंच के आमंत्रण के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस मंच का इस्तेमाल अपने शहर रॉटरडैम के बारे में कुछ जानकारियां देने के लिए कर रही हूँ। रॉटरडैम नेदरलैंड के दक्षिण में बसा हुआ एक बहुत ही आधुनिक और खूबसूरत शहर है, पर यह हमेशा से आधुनिक नहीं था। यह नेदरलैंड के आम शहरों की भांति ही था। वही कैनाल, मिडिवल टाइम की बिल्डिंग और एक दिन 14 मई 1940 को जर्मनी के द्वारा हवा में बमबारी करके इस शहर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है। युद्ध की त्रासदी पर नए निर्माण को करना आसान नहीं होता और रॉटरडैम वो शहर है जिसने इस चुनौती को फेस किया। रॉटरडैम का सिटी सेंटर, जो मॉडर्न आर्किटेक्ट का एक जीता जागता उदाहरण है, पुरातन काल में किसी मिड एवल टाउन की तरह था, लेकिन युद्ध की त्रासदी पर नया सृजन करके आज ये दुनिया को अपने आर्किटेक्ट के लिए आकर्षित करता है। यहाँ ये शहर अपने वास्तुकला के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और साथ ही साथ यहाँ पे और भी विचित्र तरीके की बिल्डिंग है। इसके सिटी सेंटर में ये मार्केट हॉल है, जो अपने आप में एक्चुअली एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, लेकिन इसके नीचे बहुत सारे शॉपिंग सेंटर हैं। इस बिल्डिंग में हर एक आवासीय बिल्डिंग की खिड़की मार्केट की ओर देखती हुई खुलती है। पास में ही एक क्यूबिकल हाउस है जो कि देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है और यहाँ पे लोग रहते हैं। बेसिकली देख के नहीं पता चलता कि इसमें लोग कैसे रहते होंगे। इसे थोड़ी दूर चलने पे मास नदी के किनारे हम पहुंच जाते हैं, जो गगनचुंबी इमारतों से सजी हुई है और साथ में हमें दिखता है एक सफेद बहुत बड़ा ब्रिज। ये ब्रिज का नाम है इरास्मस ब्रिज। इरास्मस ब्रिज शहर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को जोड़ता है और ये ब्रिज का लेंथ 802 मीटर है और ऊंचाई लगभग 140 मीटर। ये अपने आप में इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी पराकाष्ठा का प्रतीक है। साथ ही साथ ये शहर रॉटरडैम की पहचान भी। जब भी कभी आप गूगल करेंगे रॉटरडैम, आपको सबसे पहले उसमें इरास्मस ब्रिज दिखेगा। जब हम इरास्मस ब्रिज को क्रॉस करके शहर के दक्षिणी हिस्से में पहुंचते हैं, वहां पे कुछ गगनचुंबी इमारतों के साथ ही हमें एक पुराने समय की बिल्डिंग होटल न्यूयॉर्क दिखाई देता है। होटल न्यूयॉर्क हमेशा से होटल नहीं था, ये कनेक्शन पॉइंट था रॉटरडैम हॉलैंड और न्यूयॉर्क अमेरिका के बीच का। यहाँ से लोग समुद्र मार्ग के द्वारा अमेरिका आया जाया करते थे और ये होटल न्यूयॉर्क तब के समय में पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस था। यहीं से हमें दिखाई देती है एक लंबी टावर नुमा बिल्डिंग। ये टावर यूरोमास्ट के नाम से फेमस है। इसकी ऊंचाई लगभग 185 मीटर है। पब्लिक यहाँ पे जा सकती है और यहाँ से आप पूरे रॉटरडैम के अवलोकन कर सकते हैं और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। यूरोमास्ट के पास ही हमें एक बहुत ही वियर्ड ग्लास से बनी हुई कप नुमा एक आकृति दिखती है। ये कप नुमा आकृति एक्चुअली में एक स्टोरेज बिल्डिंग है, जो दुनिया भर से आई हुई कलाकृतियों, जो कि यहाँ के कला म्यूजियम में रखा जाता है, का संग्रह स्थल है और इसके नीचे बेसिक पार्किंग है। ऐसा नहीं है कि रॉटरडैम का सारा हिस्सा युद्ध के दौरान ध्वस्त हो चुका था। यहाँ पास में एक छोटा सा हिस्सा युद्ध की त्रासदी को झेल गया था, डेल्फ्सहावेन। अगर 1940 के पहले का रॉटरडैम देखना है तो आपको डेल्फ्सहावेन देखना चाहिए। ये किसी आम डच शहर की तरह पुरानी बिल्डिंग से सजा हुआ कैनाल और पुराने समय की बोटों से सजा हुआ है। यहाँ पे सेलिंग नाव या पुराना मिडिवल टाउन की बिल्डिंग और कैनाल्स हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और आज अलग अलग तरीके के रेस्टोरेंट और कल्चरल सेंटर से भरा हुआ है। पूरी दुनिया में माना कि रॉटरडैम अपने वास्तुकला के लिए फेमस है।
लेकिन किसी भी शहर में एंटर करने के लिए उसके स्टेशन या उसके एंट्री पॉइंट पे जाना होता है। रॉटरडम का एंट्री पॉइंट रॉटरडम सेंट्रल स्टेशन, जो कि अपने आप में अगेन एक अद्भुत वास्तुकला है, नाव रूप है। इसे नाव रूप में इसलिए बनाया गया क्योंकि रॉटरडम दुनिया भर में अपने सी पोर्ट के लिए फेमस है और ये नाव उसी को रिप्रेजेंट करता है। रॉटरडम में यूरोप का सबसे बड़ा सी पोर्ट यूरोपोर्ट है, जहाँ पे व्यापारिक सामान पूरी दुनिया से समुद्री मार्ग के द्वारा यूरोपियन यूनियन में सबसे पहले रॉटरडम पोर्ट आते हैं। फिर यहाँ से इसका स्थानांतरण पूरे यूरोप में या यूरोप के अलग अलग देशों में किया जाता है। इसकी वजह से रॉटरडम नेदरलैंड्स का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर भी है, साथ ही एक बहुत बड़ा मल्टीकल्चरल सेंटर भी। सिर्फ अपने वास्तुकला और पोर्ट के लिए नहीं, रॉटरडम अपने संगीत, अपने पेंटिंग्स और अपने खेल के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यूरोप का एक बहुत बड़ा संगीत प्रतियोगिता जिसका नाम यूरोविजन है की मेजबानी कोरोना काल में रॉटरडम द्वारा की गई। ये अपने आप में शहर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस दौरान शहर की सारी बिल्डिंग्स को यूरोविजन के थीम पे कलर कर दिया गया था या उसके स्टिकर से भर दिया गया था। रॉटरडम की जो आधी जनता है वो किसी दूसरे देश और दूसरे कल्चर से बिलोंग करती है। सो इस मायने में ये शहर रेजिडेंशियल तौर पे नेदरलैंड्स का वन ऑफ द मोस्ट मल्टीकल्चरल सिटी के तौर पे जाना जाता है। सन 2021 में शहर के मेयर को दुनिया के बेस्ट मेयर का अवार्ड भी मिल चुका है। ये शहर यंग लोगों के लिए बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। इतिहास के जानकारों के लिए इसकी कहानी बहुत अद्भुत है, जिनके पास पुरानी किताबों में लिखी गई रॉटरडम की कहानी है। अगर आपके पास कभी मौका हो नेदरलैंड्स आने का तो मैं आपको रॉटरडम घूमने का आमंत्रण जरूर देना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका जी, वाकई काफी महत्वपूर्ण जानकारियां, काफी महत्वपूर्ण शहर नेदरलैंड्स की नजर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे साझा करने के लिए। अब हमारे बीच आ रहे हैं अमर सुखलाल जी, जो कि नेदरलैंड्स दी हेग में रहते हैं और कई सारी सूरीनामी कम्युनिटीज के चेयरमैन हैं। सूरीनाम में भारतीय साहित्य को लेकर इन्होंने काफी कार्य किया है और आज ये हमारे बीच कहानी या एक तथ्य लेकर आ रहे हैं हमारे पूर्वज गिरमिटिया मजदूरों की आप बीती पर। अमर सुखलाल जी, आपका मंच पर स्वागत है। Namaskar. My name is Amar Sukhlal and I am the chairman of the Sanami Huis Foundation in The Hague. The goal of the foundation is to study, preserve, propagate, and develop the history, language, and culture of the Surinamese Indian community, and to set up a physical and virtual heritage institution for our history, our language, and our culture. I am going to tell you two short stories that recounts the history of my ancestors. My ancestors came to Suriname in the period between 1873 and 1916 to take over the jobs on the plantation from the enslaved Africans after the abolition of slavery in 1863. Ramjani and Tetri. This story is about two leaders of an uprising in 1884 on plantation Zorg en Ho. Ramjani came to Suriname probably with big dreams to earn a little money and then return to India, back to his village and his family. He arrived in Suriname on March 14, 1881, and was placed on a plantation far in the inland of Suriname. The plantation was only accessible by boat. There were no other means of transportation. There he met Johnny Tetri, a young single mother who had already arrived at the Zorg en Ho plantation in November 1880. Their contract stated that they were entitled to a salary of 60 Dutch cents per day. The salary was based on the wages of a well-acclimatized enslaved African who could handle the work. For a Kantraki, a Girmitia,
This was almost an impossible task. As a result, they could not fully perform the assigned task and did not receive the required salary at all. Consequently, they were starving because they could not buy food. The bullying of the white supervisors was also vicious. Against this treatment, the Kontraku rebelled against the plantation administrators. Armed with hacks and sticks, they demanded fulfillment of the contract. The planters intervened in a brutal way. 7 Kontraki were killed in this uprising, including Jani Tetri. She was hit at close range in her right temple area, and a bullet came out through her left temple. A clear execution. In Suriname, there is now a statue of this heroine. Ramjani was captured and sentenced for 2 years in prison, with forced employment and a fine of 12 guilders. This is the wage of working for 20 days on a plantation. A very, very sad story, because we don't know if Jani Tetri and Ramjani's family ever were informed of this sad event. Mohan Mugu, another Kontraki, suffered the same fate. He was also one of the victims. His obituary received the next of kin in the form of meager inheritance. How dramatic must this have been for his family in India? The second story is about my Aja, my paternal grandfather. My Aja, Sankar Suklal, arrived in Suriname on January 28, 1902. He was then a young man of 20 years. He had a 5-year contract. I am the 3rd generation. Although I was born in Suriname, I have lived in the Netherlands for almost 50 years now. Returning to Suriname is out of the question. In quiet moments, I often think about my Aja. Why did he choose to stay in Suriname? Why did he leave his village and his family to undertake an uncertain adventure? What were the reasons for choosing Suriname, and why did he not return back to his family? These are all questions that I cannot answer. Neither I nor other family members ever asked him about this. And it is very unfortunate. I imagine that my Aja felt madly in love with my Aji, who was born in Suriname. While cutting cane sugar, their eyes met and the spark flew. No, unfortunately, it is not a Bollywood scene. They were linked together by a cleric. From the stories of various family members, I could deduce that it was a hard life on the plantation, where there was no place for romance because the poverty was harrowing. Both had to survive under harsh conditions. The homesickness must have been tormenting for my Aja. He visited another Kontraki nearby. According to my dad, both cried softly while sitting on a couch. According to my father, because they missed their family back in India. In 1974, I also left my beloved environment in Suriname for a trip to the Netherlands. As a 16-year-old boy, I arrived in a totally strange environment and faced an uncertain adventure just like my Aja. Thus the circumstances are incomparable. I cried in bed at night because I was homesick. I longed for my parents, my brothers and sisters. I missed my language, Sernami, the food
and the easiness of the social life in my village. Years later, when I had grown up and accustomed to the environment in the Netherlands, and I started a family, I looked at the photo of my Aja and felt the pain and sadness that he must have felt as I did in the early years in the Netherlands. Thus, I look a bit like my Aja. Thank you so much. यही विराम देती हूँ हमारे इस चरण को, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रामा तक्षक जी को मंच संभालने के लिए। मंच आपके हवाले रामा जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जिनकी हमें बहुत समय से सुनने को प्रतीक्षा है, दहेग गांधी केंद्र दहेग नीदरलैंड से गांधी केंद्र के निदेशक श्री शिव मोहन सुब्र जी को। शिव मोहन जी पिछले वर्तमान में निदेशक तो हैं ही, आप भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और आपको विदेश सेवा का कई देशों का अनुभव है। आपने अल्जीरिया में रहकर भी बहुत काम किया था, भारत का परचम लहराया था, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को आपने बहुत मजबूत किया था वहाँ रहते हुए भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूँगा शिव मोहन जी को। शिव मोहन जी आइए और अपना अध्यक्षीय भाषण से हमें लाभान्वित करें। आइए शिव मोहन जी। नमस्कार। विश्व रंग महोत्सव 2021 की बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी को विश्व रंग महोत्सव 2019 की ओर भी ले जाना चाहूँगा, जब बाकायदा इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी। और शुरुआत ही इसकी बहुत उत्साहजनक रही, क्योंकि इसमें 35 से अधिक देशों ने भाग लिया था। और उसके बाद विश्व रंग महोत्सव 2020 के आते आते, जैसे हम सभी को ज्ञात है कि कोरोना काल आरंभ हो गया था और उसके चलते इस पूरे आयोजन को ऑनलाइन ही संपादित करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद इसकी प्रभावोत्पत्ता में कोई कमी न देखी गई। और आज जब हम विश्व रंग 2021 के आरंभ करने के लिए तत्पर हैं, तो मैं संतोष चौबे जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रवासी साहित्यकारों को एक बहुत ही प्रभावकारी मंच प्रदान किया। और यही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में प्रवासी भारतीय साहित्य शोध की स्थापना भी एक सराहनीय प्रयास है, और वे निश्चय ही आने वाले दिनों में मील का पत्थर सिद्ध होने वाला है। और मैं इसी के साथ ही इस आयोजन के नीदरलैंड के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रामा तक्षक को भी गांधी सांस्कृतिक केंद्र के प्रभारी निदेशक के रूप में अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। विश्व रंग महोत्सव 2021 बहुत अच्छी तरीके से अपना आकार ले और इससे सभी लोग इस साहित्यिक महाकुंभ में स्नान कर सकें और इसका लाभ ले सकें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी के बीच मैं पुनः उपस्थित हूँ। यह मेरा ही नहीं बल्कि साझा संसार की पूरी टीम और नारंगिन नीदरलैंड के सभी रचनाकारों का सौभाग्य है। और मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के रचयिता स्वप्नद्रष्टा श्री संतोष चौबे जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने नीदरलैंड की टीम को विश्व रंग के महोत्सव में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। संतोष चौबे जी जिस व्यापक दृष्टि रखते हैं, जिस व्यापक दृष्टि से काम करते हैं, वे हम सब के प्रणेता ही नहीं, वे पूरे युग के प्रणेता हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने पूरी भारतीय सांस्कृतिक साहित्य और कला की धरोहर को विश्व रंग के मंच पर एक साथ ला करके खड़ा कर दिया है। यह भागीरथी प्रयास कोई महापुरुष ही कर सकता है। आपकी क्षमताओं को, आपकी सोच को नमन। आपकी सोच हम सब की समझ और पकड़ बने, यही मेरा प्रयास है और मेरी कामना भी है। साथ ही मैं अदिति जी, अरविंद जी और मंडलोई जी का भी आभारी हूँ। साझा संसार
आप सबका आभारी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस अवसर पर साझा संसार की ओर से सभी प्रतिभागियों, बाल साहित्य के रचनाकारों, रचना का पाठ करने वालों, सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के सभी कलाकारों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही नीदरलैंड्स की विशेषताओं को लिख, बोल, समझ और अपनी समझ साझा करने के लिए सभी प्रस्तुतिकर्ताओं का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस अवसर पर मैं नारंगी नीदरलैंड की टीम की ओर से, सभी प्रतिभागियों की ओर से, साझा संसार की ओर से श्री शिव मोहन जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने व्यस्तता के बीच रहते हुए भी समय निकालकर हम सबके साथ उपस्थित रहे। साथ ही मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ विश्वास दुबे जी के प्रति और शिवांगी शुक्ला जी के प्रति, जिन्होंने तकनीकी सहयोग के साथ साथ सफल मंच संचालन किया। आपका बहुत बहुत आभार। और आप सब श्रोताओं को भी, आप ही किसी भी आयोजन की रीढ़ होते हैं, आप सभी श्रोताओं को भी साझा संसार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। इसके साथ ही मैं उन सब लोगों का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिनका मैं नाम ना ले पाया हूं और जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विश्व रंग को सफल बनाने में, विश्व रंग की वैश्विक टीम को सफल बनाने में, वैश्विक परिवार के प्रयास को सफल बनाने में सहयोग दिया है। उनके प्रति भी मेरा नमन, मेरा अभिवादन, मेरा आभार। इसके साथ ही मैं आपसे पुनः एक बात कहूँगा कि हम फिर बैठेंगे और फिर मिलेंगे अगले बार। सबको प्रणाम।